हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अगेन मीनू ठाकुर। सभी जानते हैं, सब नाम जान चुके हैं। मैं आपके साथ आज इस हिंदू एनालिसिस में लेकर आई हूँ 2-3 आर्टिकल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके सिर्फ कीवर्ड्स पे जाना है। ज़रूरी नहीं होता बच्चों कि जो आर्टिकल्स आपको लाइन बाय लाइन उसका पता होना चाहिए। उसके अंदर सिर्फ 1-2 ही पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे प्री के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ओवरऑल अगर आपको थीम समझ में आ जाए तो वो मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल से। ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है? बेसिकली ये कहता है कि न्यू लाइट बेस्ड टूल कुड कट कॉस्ट ऑफ स्पॉटिंग वायरल इन्फेक्शंस। होता क्या है, हम सब ने देखा था कोविड-19 जब टाइम आया तो भाई वायरस से लोगों की डेथ हुई बहुत ज़्यादा, है ना। वायरस जब बॉडी में फैलता है तो जो हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल्स, एटम, है ना। तो जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, हर ऑर्गन्स के जो सेल्स है, छोटी इकाई, ये जो सेल है, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, है ना। जो इसकी नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए, जो इसका प्रोसीजर होना चाहिए, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो चेंजेस होने लगती है, डिस्टॉर्शंस होते हैं ड्यू टू दिस वायरस इफेक्ट। ठीक है, तो अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया है कि अगर हमारे पास एक ऐसा टूल आ जाए, क्योंकि वायरस का अटैक एकदम से पता नहीं चलता है ना, लेकिन अगर हमारे पास कोई टूल ऐसा आ जाए जिसको हम टेस्ट करके ये पता लगा पाए कि भाई हमें वायरस, ऐसे वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो हम उसकी जल्दी ही रोकथाम, ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टडी हुआ कि एक जो सूअर लिया गया, उसका सेल लिया गया और एक वायरस का उस सेल को डाला गया, फिर उसको लाइट से चेक किया गया तो उस सेल में बहुत सारे चेंजेस होने लगे। और ये एक ही बार में नहीं किया गया, ये टूल से टेस्ट, उसको डिफरेंट टाइम स्पेन पे किया गया ताकि पता चल सके कि वो कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इस पूरे आर्टिकल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि एक ऐसा टूल किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, जिससे ये पता चल सके वायरल इन्फेक्शन जो है वो किस तरीके से सेल्स की शेप्स, देयर साइज, देयर प्रोग्रेस, देयर लाइफ स्पैन को चेंज करता है, कैसे वो इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, ये एक टूल को पारित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका बस इसके अंदर यही था, और सबसे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ इसमें है नहीं। ठीक है, बस यही बताया कि ये जो टूल है ये हेल्प करेगा, उन सभी लोगों की हेल्प करेगा जो ज़्यादातर लाइफ स्टॉक या एनिमल्स के साथ बहुत क्लोजली वर्क करते हैं, क्योंकि एनिमल्स से ना वायरस बहुत जल्दी ह्यूमन बॉडी तक आता है। तो अगर हम पहले ही डिटेक्ट कर ले कि किस जानवर में कौन सा वायरल इन्फेक्शन है, मतलब कौन जो वायरस जो है वायरस से इन्फेक्टेड है, तो उसको जल्दी ही रोकथाम करके, या फिर आप अपना एक ऐसा प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे ताकि वो आप तक फैले ना। ठीक है, तो इस टूल का ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे यही लिखा है, एडवांटेज फॉर लाइफस्टाइल, अ न्यू टूल इज़ इन द आर्सेनल अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ वायरस। तो वायरस जो है एनिमल्स में सबसे ज़्यादा आउटब्रेक होता है। 2018 में एक रिपोर्ट आई थी, एक रिसर्च था, जिसके अनुसार ये भी बताया गया कि जो केरला का रीजन है उसमें जब बर्ड फ्लू आया था तो भाई 23 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, 2014 की बात करें तो। ठीक है, तो ये जो बर्ड फ्लू है, ये जितने वायरस है, ये एनिमल से ह्यूमन बॉडी तक पहुंचते हैं, फिर उसमें हेल्थ में सरकार का एक्सपेंडिचर इतना खर्चा होता है, तो कहीं ना कहीं ये टूल सरकार के कॉस्ट को इफ़ेक्टिवली मैनेज करेगी, खर्चा भी बचेगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एक फ़ायदे निकल के आ सकते हैं, वो तो आप भी डिराइव कर सकते हैं अगर इस टूल का इतना फ़ायदा है तो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। वीनस हमें पता है प्लैनेट है। अभी क्या देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा वोल्केनिज्म, जो वोल्केनो है वो इसके अंदर पाया गया है, और इतना ज़्यादा कि जो पहले स्टडी किया था उससे भी ज़्यादा इस बार पाया गया है। किसने पाया, कैसे पाया, ये देखते हैं। नासा की एक स्पेसक्राफ्ट है मैगलिन। ठीक है, तो ये जो रडार इमेजेस दी है इस मैगलिन स्पेसक्राफ्ट ने, इन्होंने ये पहले बताया था 1990 से लेकर 1992 तक, तभी इन्होंने इंडिकेट कर दिया था कि बहुत ज़्यादा लावा है जो फ्लो कर रहा है इसमें, वीनस में। ठीक है, तो उस स्टडी के बाद जब अब रिसेंट स्टडी हुई है तो और भी ज़्यादा,
अब ये जो मैगलन है, इसने मैप किया था 98% ऑफ द वेनुसियन सरफेस। एडवांस इन कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी हैव मेड एनालाइजिंग मैगलेन्स रेडार डाटा ईजियर इन रिसेंट ईयर्स। तो ये मैगलन का पहले था, अब रिसर्चर्स उसी एक तरीके से डाटा को यूज़ करते हुए एक एडवांस स्टडी निकाल रहे हैं इसके पर्सपेक्टिव में, वीनस के वोल्केनिज्म। ठीक है, अब वन ऑफ द टू साइड्स, अब दो साइड्स हैं। अगर प्रीलिम्स में पूछे सिफ मोन्स, तो ये कौन सी, इस पे ऐसे पूछ सकता है कि सिफ मोन्स में बहुत वोल्केनो दिखाया है, ये कौन से प्लैनेट का है? तो भाई ये आपका वोल्केनो जो है, ये वोल्केनो है सिफ मोन्स। पहली बात तो ये वोल्केनो है जो 300 किलोमीटर वाइड और फैला हुआ है, और कहाँ पे स्थित है? वीनस का जो रीजन है एस्टिला रिजियो, उसमें ये स्थित है। Before and after radar images indicate a lava flow amounting to about 30 square kilometer of rock. The other site is a large volcanic plain is a region called Niobe-Planitia. देखो एक तो ये देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है, एक ये वाला रीजन है वीनस के। सिफ मोन्स आपको याद रखना है, ये एक वोल्केनो है, ठीक है। Both Sif Mons and the volcanoes in Niobe-Planitia are shield volcanoes. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वोल्केनोज की टाइप्स पढ़ लेना, एक्टिव, पैसिव, शील्ड। करेक्टराइज्ड बाय ब्रॉड, शील्ड वोल्केनोज कैसा होता है? ब्रॉड जेंटल स्लोप्स फॉर्म्ड बाय लो विसियोटी लावा फ्लोज, धीरे धीरे लावा फ्लो कर रहा है। द न्यू रॉक एट बोथ लोकेशंस वाज एस्टिमेटेड टू हैव एन एवरेज डेप्थ बिटवीन अबाउट 3 and 20 मीटर्स। ये इतना ज़्यादा याद नहीं करना है। सिर्फ सिफ मोन्स एक वोल्केनो है, एक शील्ड वोल्केनो है, किस एरिया में है? वीनस के प्लैनेट पे है, ये याद रखना है। और पहले स्टडी से अभी भी ये बहुत ज़्यादा फैल गया है। वो स्टडी क्या नाम क्या था? मैगलन स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, चलिए बस इस आर्टिकल में इतना ही इम्पोर्टेंट था प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आ जाता है जो अभी आपको पता है, जगह जगह आग लगी। दिल्ली में विवेक विहार के न्यू बेबी केयर हॉस्पिटल में आग लगी, जिससे 12-13 बच्चे थे, जिसमें 6-7 बच्चों की डेथ हो गई। कोई 15 दिन का बच्चा भी था। बड़ी दुख की बात है, बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है। और उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने 9 महीने तक पूरा बेबी का केयर किया होगा, कितना इलाज कराया होगा, कितने पेशेंस रखे होंगे, कितना दुख दर्द उठाया होगा। फिर 15 दिन का वो बेबी केयर में रखा बच्चा, कितना मतलब एक ऐसा दिल दहलाने वाली ये चीज़ थी जो हुई है दिल्ली में। गुजरात में भी देखने को मिला, राजकोट में भी गेमिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें कई बच्चों की डेथ भी हुई। ठीक है, तो ये सारे जो इतने डिज़ास्टर हुए हैं, ये जीएस पेपर के प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्री में क्या है वो मैं बताती हूँ, मेंस में आपका डिज़ास्टर पे अच्छा खासा ये एक बिल्डिंग फायर पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स भी डिटेल बताया था नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 के तहत। ये एक तो ये आपको याद रखना है, बिल्डिंग कोड इट इज़ अ रिकमेंडरी डॉक्यूमेंट। ये रिकमेंडरी है, बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग कर देना चाहिए, है ना, एज अ फायर सर्विस। अब ये जो फायर सर्विस है, ये याद रहे, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, ना कि सेंटर सब्जेक्ट। ये इन्फोर्स होता है म्यूनसिपैलिटी लेवल पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है म्यूनसिपैलिटी की। द शीर डिसरिगार्ड फॉर इंडियाज फायर सेफ्टी नॉर्म्स इज अपरेंट फ्रॉम द ओपनिंग लाइन्स इन द अबाउट फायर सर्विस बैकग्राउंड पेज ऑफ द डायरेक्ट जर्नल। ठीक है, तो आपकी जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने रिकमेंड किया था 13th फाइनेंस कमीशन को कि आप 7,000 करोड़ एलोकेट कीजिए टू रीवैम्प इंडियाज़ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, बट द कमीशन आउट एन एलोकेशन ऑफ ऑलमोस्ट 90,000 करोड़, मतलब 7,000 किया था, 90,000 करोड़ म्यूनसिपैलिटी लेवल पे किया। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर अ टेलर मेड रीवैम्पिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फायर एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। 2019 में होम मिनिस्ट्री ने रिस्पॉन्स दिया राज्यसभा को कि भाई सिर्फ 3,337 फायर स्टेशंस हैं। व्हेन अ 2012 नेशनल रिपोर्ट ऑन लाइफ हजार्ड्स एंड रिस्क एनालिसिस आउट मोर देन डबल दैट द नंबर। द स्टाफ शॉर्टेज इज़ इवन मोर अपीलिंग। स्टाफ भी नहीं है। इंटायर कंट्री हैड ओनली 55,000 फायर सर्विसमैन इन 2019 when the requirement was about 5,60,000 7 years earlier। सोचिए कितना मिसमैनेजमेंट है। जहाँ 5,60,000 हमें
फायर सर्विसमैन की ज़रूरत है, वहाँ पे हमारे सिर्फ काम कितने कर रहे हैं, 55,000। ठीक है, और ये भी वो डाटा है जो 7 साल पहले का इतना हमारे को रिक्वायरमेंट था ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया के लिए। द सेंटर बिलेटली सेट असाइड 5,000 करोड़ लास्टली जुलाई, आस्किंग स्टेट्स टू कफ अप एंड अनदर 1,400 करोड़ टू मॉडर्नाइज इमरजेंसी सर्विसेज। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस हमें चल रहा है। खैर, नेक्स्ट है हमारा ओपन एक्सेस इज़ क्रूशल फॉर सेल्फ रिलायंस इन साइंस। ये पूरा आर्टिकल ये बता रहा है कि किस तरीके से हम साइंस को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, और साइंस का जो हमारा इंडियन साइंस इकोसिस्टम है उसको हम और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, जिससे कि हमारे देश में भी इनोवेशन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी यही बात हो रही है कि 2014 से लेके 2021 तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ हुई है, 760 से लेकर 1,113। मैनी लैक एसेंशियल रिसोर्सेज सच एज इंस्ट्रूमेंटल एक्सेस, सोफिस्टिकेटेड लैब्स, नॉट टू मेंशन एक्सेस टू द लिटरेचर डेट अंडरपिन्स रिसर्च। कुछ अभी भी ऐसे लूप होल्स हैं या रुकावटें हैं जो रिसर्च को नहीं मजबूत बनाती है, जैसे कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट एक्सेस नहीं है, कई लैब को हम एक्सेस ही नहीं कर सकते, कई सॉफ्टवेयर को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो देयर हैज़ बीन अ पायनियरिंग इनिशिएटिव आई स्टेम which has purpose to bridge this gap by cataloging all publicly funded research facilities nationwide and making them available to researchers based on the need. This demand and supply mapping aims to the availability of advanced research infrastructure. ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्च को प्रमोट करना है, साइंटिफिक इकोसिस्टम को और भी मजबूत करना है, इसीलिए एक इनिशिएटिव आया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जिसका पर्पस था जितने भी सेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ सब्सक्रिप्शंस हैं साइंटिफिक जर्नल्स के लिए उसको हम एक्सेसिबल बनाएंगे, एक कॉमन सब्सक्रिप्शन रखेंगे जिसमें सभी एक्सेस कर पाएँ, क्योंकि रिसर्च करने के लिए यू रियली नीड टू हैव लुक एट और गो थ्रू द स्टडी ऑफ ऑल द पब्लिश्ड जर्नल्स। तो जर्नल्स अवेलेबल होना भी अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इट इज़ कॉस्टली टू गेट एक्सेस टू दीज कमर्शियल जर्नल्स। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया annually spend 1,500 crores to access journals and database, but the fruit of this expenditure was reaped by only the top few institutes. What of the rest? Or negotiation by the government is currently underway with 5 major commercial publishers who dominate the market. अब कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ है जिनके पास जर्नल्स का एक्सेस होता है, बाकी वो के पास होता ही नहीं है। उसी की बात की गई है कि कैसे आप अपने साइंस जो इकोसिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जब तक कि आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे जर्नल्स को, आपके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी रिसोर्सेज को यूज़ करने की, तब तक आप अपना साइंटिफिक जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, द क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल यही है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि 17,000 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम अ केमिस्ट्री जर्नल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एल्सेवियर ग्लोबली एक्सेप्ट इन जापान डिसअपियर्ड व्हेन द जर्नल वाज डिसकंटिन्यूड इन दिसंबर 2023। तो कुछ इस तरीके के जर्नल्स होते हैं जो डिसअपियर हो जाते हैं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं लोगों के दिमाग में। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस हिंदू एनालिसिस, अमृत स्कीम। अमृत स्कीम के बारे में बहुत चर्चा हुई है। अमृत की फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। बात की गई थी कि अर्बनाइजेशन करना है, अर्बन को और ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये कहा गया कि अभी फिलहाल प्रेजेंट में भारत की जो पॉपुलेशन है अराउंड 36% वो शहरों में रह रही है, लेकिन 2047 एक ऐसा समय आएगा जब ये 50% से भी ज़्यादा हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है अराउंड $840 बिलियन इज़ रिक्वायर्ड टू फंड द बेयर मिनिमम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। ये वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया है कि हमें इतना फंड हमारा जो है वो आने वाले 15 साल में हमें ज़रूरत पड़ेगी। अर्बन की फुल फॉर्म बता दिया। ये एक ऐसी फ्लैगशिप स्कीम है जो सरकार ने एनडीए गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। फर्स्ट स्कीम 2015 में, फिर 2021 में 2.0 वर्जन आता है अमरूद का। अमरूद का जो अगर हम पहला देखें तो उस मिशन में 500 से ज़्यादा सिटीज़ और टाउन्स में जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है,
वो म्यूनसिपैलिटी से नोटिफाइड है उसको कंसिडर करेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। द पर्पस ऑफ दिस अमृत मिशन क्या पर्पस था? टू इंश्योर दैट एवरी हाउस होल्ड हैज़ एक्सेस टू अ टैप विद अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर। पता है पानी ही ख़त्म होता जा रहा है। बेंगलोर में पीछे क्या स्थिति थी? पानी ही ख़त्म हो गया था। तो आने वाले टाइम में ऐसा भी होगा कि आपके शहरों में पानी ख़त्म हो जाएगा भैया, कहाँ जाएगा मनुष्य? फिर 2019-21 में जब अमृत 2 आती है तो उसका एम क्या होता है? अच्छा यहाँ पे पर्पस और है, ज़रा देखें कि इंश्योर दैट एवरी हाउस होल्ड हैज़ एक्सेस टू अ टैप विद एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर एंड अ सीवरेज कनेक्शन। तो भाई पानी मिलेगा सबको, ये एश्योरिटी है। ये सबसे पहले अमृत मिशन में का रखा गया मिशन। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सिटीज़ बाय डेवलपिंग ग्रीनरी एंड वेल मेंटेन ओपन स्पेसेस सच एज पार्क्स बनाए जाएंगे। रिड्यूस पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाएगा। स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी नहीं यूज़ करके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका पॉल्यूशन भी रिड्यूस होगा। द टोटल आउटले फॉर अमृत वॉज 50,000 करोड़ फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2015 से लेके 2019 तक, लेकिन बाद में इसको बढ़ाया गया और रख दिया गया 2,90,000 करोड़, जो सेंट्रल आउटले बीइंग है 76,760 करोड़ फॉर 5 ईयर्स एंड द रेस्ट द अमाउंट टू बी मोबिलाइज्ड बाय द स्टेट्स एंड सिटीज़। अब ये इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो रियलिटी बिल्कुल अलग बता रहा है। रियलिटी क्या है? हर साल 2 लाख से भी ज़्यादा या 2 लाख के अराउंड बच्चे या ज़्यादा बच्चे नहीं लोग, जिसके अंदर बच्चे भी हैं, एडल्ट लोग भी हैं, मेल फीमेल दोनों हैं, वो मर जाते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट वाटर। पानी ही नहीं मिलता पीने को, सैनिटेशन ही नहीं है, हाइजीन ही नहीं है। 2016 में डिसीज़ बर्डन ड्यू टू अनसेफ वाटर एंड सैनिटेशन पर पर्सन वॉज 40 टाइम्स हायर इन इंडिया देन इन चाइना। तो पिक्चर क्या है कि अमृत जहाँ आपको दिख रहा है बहुत फ्रूटफुली चल रहा है, वहाँ पे उसका कोई भी रेलिवेंट प्रैक्टिकल सिनेरियो है ही नहीं, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी कहा गया कि क्यों ऐसा रीज़न है, क्योंकि इनके मॉडल्स में लैक ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीज़ है। सही बात है, अगर आप कोई इनिशिएटिव यूज़ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं जनता के लिए, तो जनता का होना, पब्लिक का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पब्लिक मैनेजमेंट पार्ट में नहीं है तो वो प्रोग्राम सक्सेसफुली चल नहीं पाएगा, ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तो ये आपको बताता है रियलिटी ऑफ दिस अमृत। The basic fundamental of the scheme was erroneously constructed. Instead of a holistic approach, it took a project-oriented attitude. Further, Amrut was made for cities with no participation from the cities. It was quite mechanical in design with hardly any organic participation of the elected city government. ना ही सरकार इसमें एक्टिव है, ना स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव है, ना आपका जो है कोई भी एक्टिव नहीं है। तो सोचिए जब नहीं एक्टिव है तो अमृत कैसे चलेगा? चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बस आपका इतना ही है कि अमृत सक्सेसफुल नहीं है, जो पर्पस रखे हैं वो अचीव नहीं हो रहे हैं। उनको अचीव करने के लिए सिटीज़ का, लोगों का पार्टिसिपेशन बेहद ज़रूरी है। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई Hindu analysis here only. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.